सो गुड इवनिंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हम लोगों ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देख ली। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूट्रॉन के बारे में। शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसमें हम लोग थोड़ा डिस्कस नहीं कर पाए। तो न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग इतना तो जानते हैं अभी के समय में कि इसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी लगभग 1932 के आसपास। और इसके बारे में उन्होंने बताया था कि इसका मास लगभग प्रोटॉन के आसपास ये होता है। इट इज एग्जैक्टली 1.0006 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज इसका नहीं होता। ये हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, फिर प्रोटॉन का खोज हुआ। इसके बाद रदरफोर्ड ने एक्चुअली उन लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि प्रोटॉन जो है एक्चुअली वर्ड गिवन गोल्डस्टीन द्वारा नहीं था वो गिवन रदरफोर्ड द्वारा। गोल्डस्टीन ने बस ये बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन्होंने उसका नाम नहीं दिया, और वो कहाँ होते हैं ये भी नहीं बताया गया, बस ये बताया कि एटम के अंदर होता है। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि वो सारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या मास पार्टिकल सेंटर में मौजूद रहता है। लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ था कि उस सेंटर में मास पार्टिकल के अंदर कुछ और भी है जो है एक्चुअली न्यूट्रॉन। जब इसकी जरूरत पड़ी कि क्या एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ साथ कोई और पार्टिकल भी है, क्योंकि मास का डिफरेंस दिखने लग गया एटम्स में, उनके प्रोटॉन की वैल्यू और उनका मास का वैल्यू। क्योंकि उससे पहले एज्यूम किया जाता है कि एटम का मास उतना ही जितना उसका प्रोटॉन का मास, बट जब मास का डिफरेंस दिखना शुरू हुआ प्रोटॉन नंबर में और एक एटम के मास में, अब टोटल प्रोटॉन मास में और एक एटम के मास में, तो फिर साइंटिस्ट को इस चीज़ की खोज करने की जरूरत महसूस होने लगी। इस काम में जो एक्सपेरिमेंट है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अल्फा पार्टिकल्स का यूज़ किया गया था। हम लोग अल्फा पार्टिकल्स क्यों यूज़ करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स नॉर्मल हमारे इलेक्ट्रॉन से अलग होता है। इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से जल्दी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये सीधा सीधा पेनिट्रेट कर सकता है या सीधा सीधा एटम पर अटैक कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं हर एक एटम के पास जब अपना इलेक्ट्रॉन हो वो अगर मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और वो हमारे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर सकता है, बट सॉरी हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स को। बट यहाँ पे हमारा अल्फा पार्टिकल इतना पावरफुल है जो एक एक्सपेरिमेंट नहीं होने देगा। तो इसके लिए एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम का यूज़ किया गया है। पोलोनियम के बारे में हम लोग जानते हैं, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रिलीज करता है अल्फा पार्टिकल। तो इसकी मदद से गैलीलियो पे इसको एक्सपेरिमेंट कराया गया था, और उसके मदद से फिर बाद में चीज़ खोजी गई ये कि इन सभी सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत कहाँ हुई थी 1930 में। जो हमारे साइंटिस्ट बोथ और बेकर थे उन्होंने अल्फा रेज का एक्सपेरिमेंट जो है ये वाला एक्सपेरिमेंट बेरिलियम पे करवाने का उन्होंने करवाया था। और उन्हें महसूस किया कि इसके अंदर से एक्चुअली न्यूट्रल रेज निकल रहे हैं जिसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है लेकिन चार्ज किसी तरीके का नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा एनर्जी है कि वो 200 mm सीट यानी कि लगभग 2 सेंटीमीटर सीट जो लेड का है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जल्दी पेनिट्रेट नहीं कर पाता कोई छोटा मोटा पार्टिकल या कमजोर पार्टिकल, ये उसको भी पेनिट्रेट कर सकता है। तो यहाँ से एक आइडिया आया कि काफ़ी मजबूत या काफ़ी पावरफुल पार्टिकल इसके अंदर से रिलीज होता है। अभी तक इसके बारे में पता नहीं वो क्या है, बस इतना पता चला कि वो न्यूट्रल है और काफ़ी पावरफुल है। अब इस एक्सपेरिमेंट को बाद में इरन क्यूरी और उनके पार्टनर यानी उनके हस्बैंड ने इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया, इसके अंदर से निकलने वाले पार्टिकल्स को उन्होंने पैराफिन वैक्स के एक लेयर पे बम्बार्ड कराया, जिसपे उन्होंने क्या देखा कि जब ये बम्बार्ड करवाते हैं वो तो उसके अंदर से प्रोटॉन पार्टिकल निकलता है। अब इन सबके मदद से अब जब ये बात आई तो यहाँ पे बात ये निकल के आ रहा था कि चूंकि ये इतना पावरफुल है तो हो सकता है ये गामा रेज होगा। ये इनकी थ्योरी थी कि ये गामा रेज हो सकता है। अब जेम्स चैडविक के माइंड में बात आया कि अगर अल्फा पार्टिकल्स के मदद से हमें एनर्जी सोर्स दे रहे हैं तो इतना ज़्यादा एनर्जी कैसे आ गया कि गामा रेज में कन्वर्ट हो गया। हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स के बारे में। अल्फा पार्टिकल जो है वो एक हीलियम के 2+ चार्ज का जो एक आयन बनेगा उसकी तरह है। मतलब इसके पास 2+ में चार्ज की वैल्यू है और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी कि टोटल 4 मास वैल्यू होती है एक अल्फा पार्टिकल्स की। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हम केवल हीलियम से ही प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, ये पोलोनियम के भी न्यूक्लियस के टूटने से रिलीज होता है। तो और वही बीटा पार्टिकल्स जो होता है, ये बीटा पार्टिकल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन का बहुत हाई एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके रेज को हम बीटा पार्टिकल्स कहते हैं। और बात करें गामा रेज की तो गामा रेज और एक्स रेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि यह हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही पार्ट है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाला पार्ट।
जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और वेवलेंथ बहुत छोटा है, तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे इनके माइंड में एक क्वेश्चन था कि नहीं, ये गामा रेज नहीं हो सकता, हमने अल्फा पार्टिकल से इससे एनर्जी दी और इतना ज़्यादा एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा खुद ही और उन्होंने पाया कि जब अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने बेरिलियम पार्टिकल्स पे बम्बार्ड कराया, हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल्स के पास क्या होता है, 4 मास नंबर होता है। अगर मैं बात करूँ लगभग ये हीलियम एटम की तरह होता है जिसके पास 4 मास होगा और चार्ज की बात करूँ तो 2+ चार्ज होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होता है 0, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज होता है इसके पास। और अब जब ये हीट करेगा 2 पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से, तो प्रोटॉन की वजह से। अब जब ये बेरिलियम को हीट करता है तो हीट करने के बाद यानी कि ये अल्फा पार्टिकल प्लस बेरिलियम जो है वो कन्वर्ट होता है। टोटल मास मेरे पास आ गया 4 और बेरिलियम का मास होता है 9, तो 4 + 9 जो है ये 13 मास क्रिएट करता है, जिसके अंदर से अनस्टेबल आइसोटोप मतलब एक आइसोटोप निकलता है एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, जो यहाँ पे इस केस में था कार्बन का। और एक आइसोटोप फॉर्मेशन हो जाना किसी एक्सपेरिमेंट से कहीं ना कहीं ये बताता है कि हाँ यहाँ गामा रेज का जनरेशन हो रहा है। जब अपने आप किसी 2 अलग अलग एलिमेंट्स के मिक्सचर से एक नया मेरा आइसोटोप फॉर्म होता है, ऐसा ही रिएक्शन होता है जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हमारे बड़े एलिमेंट यूरेनियम का भी, उसमें भी वो यूरेनियम टूट करके बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है, तो एक आइसोटोप वहाँ भी फॉर्म होता है, तो वहाँ भी गामा रेज निकलते हैं और वो न्यूक्लियर रिएक्शन का कारण होता है। यहाँ भी कुछ सही निकलता है। अब बच जाता है एक और मास, लेकिन कोई चार्ज नहीं बचता क्योंकि पूरा का पूरा 6 प्रोटॉन कार्बन के अंदर यूज हो चुका है। तो ये जो पार्टिकल्स बना इसके पास एक मास तो है लेकिन चार्ज कुछ नहीं है। ये पार्टिकल्स ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। ऑब्वियस सी बात है केवल एक अल्फा पार्टिकल नहीं होता, तो जितने भी चीज़ों में ऐसा रिएक्शन होगा तो जैसे वो पैराफिन वैक्स को हीट करता है इसके अंदर से प्रोटॉन पार्टिकल्स निकलते हैं। और इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक आयनाइजेशन चेंबर को लगाया है जिसमें हमारे पास एक गैस है। जैसे गैस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हीट करता है ये उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देता है, और मेरे पास यहाँ पे एम्पलीफायर और वो एक ऐसा सिस्टम मेरे पास ग्राफ है जो इस चीज़ को मेजर कर लेता है कि एक्चुअली इसका चार्ज का वैल्यू कितना है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि इतने सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आए जितने न्यूट्रॉन रेज ने इसे हिट किया, और इसके फॉर्मेशन ने कहीं ना कहीं ये चीज़ किया प्रूव कि हाँ ये गामा रेज इसके थ्रू प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनको क्या दिखाई दिया कि भैया एक गामा रेज प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में एक ऐसा पार्टिकल जो न्यूट्रल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी कि किसी एटम के न्यूक्लियस में घुस करके उसके न्यूक्लियस से प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है। तो ये चार्जलेस और मास पार्टिकल का नाम पड़ा न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से खोज हुई थी न्यूट्रॉन की। इसके बारे में हम लोगों ने बाकी सारी डिटेल तो डिस्कस कर ही है। इसका मास लगभग बात करूं तो इट इज अप्रॉक्स 1.0006 मास ऑफ प्रोटॉन होता है। चार्ज इसका 0 होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर न्यूट्रॉन।